हैं मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज ये सिद्ध हुआ है कि देश के लिए काम करने का मतलब, अपने देश से प्यार करने का मतलब है। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप सरकार में हैं, तो देश के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए और सारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए। आज देशभक्ति का मतलब है कि देश के हर आदमी के लिए अच्छा इलाज उपलब्ध कराइए। आज राष्ट्रभक्ति का मतलब है कि आप देश के सब लोगों को, हर घर को अच्छी 24 घंटे सस्ती दरों पर या अफोर्डेबल कॉस्ट पर बिजली उपलब्ध कराइए, पानी उपलब्ध कराइए। ये सब देशभक्ति है। देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा देना देशभक्ति है आज। और आज इसकी राजनीति को दिल्ली के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते और दिल्ली का एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते। इसके साथ साथ दिल्ली के लोगों ने एक और मैसेज दिया और संदेश साफ है कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारे भाई हैं। बहुत कुछ जहर, नफरत फैलाने की कोशिश की गई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अब चुनाव खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने बहुत खुले दिल से जवाब दिया कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के विधायक दल की बैठक से आ रहा हूँ। नवनियुक्त विधायकों ने, सभी ने, 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे देखें तो एक औपचारिक डिसीजन था, पर फिर भी सबने एक मत से लिया। और उसके बाद ये तय किया कि 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, रामलीला मैदान में होगा। और पहले की तरह ही दिल्ली की सभी जनता से मेरी अपील है कि आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल जी 16 तारीख को जब शपथ लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां उपस्थित हों और उनके आशीर्वाद दें, उन्हें अपना प्यार दें, उन्हें आशीर्वाद दें कि वो अगले 5 साल भी जितने काम पिछले 5 साल में किए उससे ज़्यादा काम कर सकें, उनका हौसला बढ़ाएं। सभी लोगों को आना है और 10 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा रामलीला मैदान में। तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग, दिल्ली के सभी दिल्लीवासी आएँ और वहां अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलके शपथ भी लें कि हम सब मिलके दिल्ली को नफरत की राजनीति से ऊपर का शहर बनाएंगे और दिल्ली को विकास का एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दे, लोगों की ज़िंदगी से जुड़े अहम मुद्दे राजनीति के कोर में हों। थैंक यू। सर, अरविंद वहाँ पे शपथ लेंगे या पूरा कैबिनेट लेगा? नहीं, पूरी कैबिनेट शपथ लेंगे। किसको बुलाया गया? किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में जब डिसीजन हो जाएगा तो आपको बताएंगे। एक चीज मनीष जी, व्हाट इज इंटरेस्टिंग हैज हैपेंड इज कांग्रेस पे सवाल उठे हैं तो पीसी चाको का एक रिएक्शन आया वेयर ही स्पिन्ड इट ऑन शीला दीक्षित जब एक वो मुख्यमंत्री मिनट, थी। कांग्रेस के बारे में मैं क्या बात, आप नहीं बात करना चाहते? वो जब होगा तो बता देंगे आपको। उस पर हनुमान जी की शरण में जो आता है उसको आशीर्वाद मिलता है। अब समय आ गया है कि हनुमान जी थैंक यू, स्कूल में नहीं पढ़ाया थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। कैबिनेट के भी लोग लेंगे कोई? हाँ, शपथ लेंगे, सब पूरे सरकार शपथ लेगी और 16 तारीख को शपथ। सिसोदिया को आप सुन रहे थे और ये वक्त तय हो गया है। रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कि कैसे दिल्ली में सरेआम गोलीबारी हो रही है और ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अपराधी खुले घूम रहे हैं। इस पर मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार लोगों को सीधे जिम्मेदारी लेके इस तरह की हरकतों को तुरंत रोकना चाहिए। वो जब डिसाइड होगा तो बताएंगे। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे और वो प्रेस से मुखातिब हो रहे थे। 16 फरवरी को हलफ बर्दारी तकरीब होगी रामलीला मैदान में। सभी लोगों को न्योता दिया गया है, मदऊ किया गया है कि आप सभी लोग आएँ और इस पल के गवाह बने। रामलीला मैदान में 10 बजे ये हलफ बर्दारी तकरीब होगी और इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी और कहा है कि दिल्ली के लोगों ने खुले दिल से जवाब दिया है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि 62 एमएलए ने केजरीवाल को अपना लीडर चुन लिया है। दिल्ली में बीजेपी को इक़्तिदार के लिए अब 5 साल का इंतजार और करना होगा।
दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और उसके लीडरान ने शाहीन बाग समेत तमाम मुद्दों पर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी की हिकमत अमली के आगे सब फेल हो गया और एक बार फिर से केजरीवाल 5 साल के लिए दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। केजरीवाल ने साबित कर दिया कि मुल्क में चाहे जिसकी लहर हो, दिल्ली में सिर्फ उनका ही जादू चल रहा है। दरअसल 2015 में सरकार बनाने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने 2020 के लिए तैयारियों को नहीं छोड़ा। केजरीवाल की टीम मुसलसल अवाम के राब्ते में रही और आखिर तक ये सिलसिला बनाए रखा। इसलिए बेझिझक कहा जा सकता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की तैयारी बीजेपी से कहीं बेहतर थी। वोट उसी को जो सस्ती बिजली देगा, घर घर को पानी देगा। एक नई किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हो रही है और यही राजनीति हमारे देश को 21वीं सदी में ले जा सकती है। 2015 के मुकाबले खास बात ये रही कि केजरीवाल ने हिज़्ब-ए-ख़िलाफ़ टीम के कप्तान यानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि कुछ मौकों पर तो वो उनके कामकाज की तारीफ भी करते नजर आए। आखिरी मराहिल में बीजेपी ने काफी दबाव बनाया कि केजरीवाल गलती करें, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। दिल्ली की सियासी जंग में बीजेपी इसलिए भी पिछड़ गई कि उसके नेता महज आखिर के 1 महीने में ही सरगर्म नजर आए। वजीर आला का कोई चेहरा ना होना भी बीजेपी को महंगा पड़ गया। मनोज तिवारी वो दम नहीं दिखा पाए पार्टी ने जिसकी उम्मीद लगा रखी थी। मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे और उस सीएम कैंडिडेट के साथ मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। बीजेपी लीडरान की मुतनाज़ा बयानबाजी भी आखिर में उसके ही गले की फांस बन गई। शाहीन बाग पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर वजीर दाखिला अमित शाह तक सभी हमले करीब करीब बेअसर साबित हुए। बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। और अब खबर है मुंबई के ठाणे से, जहां एक डांसर की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल लेने से मौत हो गई है। वजह सिर्फ पतला होने के लिए खाई गई गोली नहीं थी, बल्कि जानकारी के अभाव में इसका ओवरडोज ठाणे की मेघना को हार्ट अटैक से मौत दे गया। मुल्क का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, मॉडलिंग, डांसिंग और फिटनेस के लिए लोगों में हर हाल बेहतर होने की चाहत उन्हें कोई भी कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। फिर बात चाहे मौत तक पहुंचने वाले सप्लीमेंट्स की ही क्यों ना हो, क्योंकि मुंबई के ठाणे में यही तो हुआ। 22 साल के जिस लड़की की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेघना है, जो कि एक डांसर है, लेकिन स्लिम होने के लिए गलत दवाई ने इसकी सांसें ही छीन ली। आपके मन से जो दवाई सेवन कर रहे हैं वो समाज के लिए या खुद के लिए घातक है। ऐसे आदमी या कोई लोग करता है तो ऐसे उसने दवा वालों ने भी देना नहीं चाहिए और ऐसी दवा खाने से दुष्परिणाम टालने की प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मेरा सलाह है। वैसे डॉक्टर्स के मुताबिक जब मेघना को अस्पताल में लाया गया तो उनका जिस्म का मामूल हरारत से काफी ज्यादा था। उसे सांस लेने में तकलीफ थी
और दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था। लाते ही उसे आईसीयू में ट्रांसफर किया गया और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। सवाल अब खड़ा हुआ कि उस पाबंदीशुदा पिल पर जिसको खाने के कुछ घंटों बाद ही मेघना की मौत हो गई, और सवाल ये भी कि क्या इस स्लिमिंग पिल को लेने के लिए उसे कहा किसने था। अगर जांच में जिम का नाम इस पूरे मामले में सामने आता है तो कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी, लेकिन पुलिस को भी अभी इस रिपोर्ट का इंतजार है जो पूरे सच को सामने लाएगी। वेट लॉस का एक कैप्सूल लिया था, वो लेने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो पहले उसको लाइफलाइन हॉस्पिटल खोपट में और बाद में साइन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू थी। ट्रीटमेंट दरमियान वो डेथ हो गई है, तो उसका विसेरा रिपोर्ट और ब्लड सैंपल एनालिसिस के लिए भेजा है। डॉक्टर का फाइनल रिपोर्ट आने के बाद हम उसके बारे में खुलासा करेंगे। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस तरह की किसी भी दवाई को लेने से यूं तो आपको बचना चाहिए, लेकिन अगर आप इनको लेते भी रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। जिम ट्रेनर्स या दोस्तों के कहने पर किसी भी तरह की कोई दवाई न ले। जिस्म को मोटा पतला करने की दवाई एक्सपर्ट की सलाह से ही ले। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल की सही तादाद में लेना बेहद जरूरी है। दवाई लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना न भूले। इस तरह के हर वाकये के पीछे वजह जानकारी की कमी ही होती है, और आज तक के दौर में हमारे और आपके घरों में भी ऐसी दवाइयां लेने वाले हर उम्र के लोग हैं। इसलिए अगर आप भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेदार हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी एमपी और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह अक्सर अपने मुतनाज़े बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, और एक बार फिर से उनके बोल बिगड़ गए हैं और उन्होंने यूपी के देवबंद की दहशतगर्द उसको कह दिया है कि यूपी का जो देवबंद है उसको दहशत की गंगोत्री कह दिया है। सहारनपुर में एक तकरीब के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा है कि जितने भी बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, चाहे हाफिज सईद ही क्यों ना हो, सबके तार यहीं से जुड़े हैं। तो जितने भी बड़े बड़े दहशतगर्द हैं उन सभी का जिक्र किया गया है गिरिराज सिंह की तरफ से, और कहा गया है कि जो देवबंद है वो दहशतगर्द की गंगोत्री है। ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से गिरिराज सिंह का मुतनाज़े बयान सामने आया है, और उन्होंने बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि यूपी का देवबंद दहशतगर्द की गंगोत्री है। सहारनपुर में दरअसल एक तकरीर थी और इस दौरान गिरिराज सिंह कहते हैं कि जितनी भी बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, चाहे वो हाफिज सईद ही क्यों ना हो, सबके तार यहीं से जुड़े हैं। तो वाकई में एक बार फिर से बीजेपी के एमपी और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, जो कि अक्सर अपने मुतनाज़े बयानों में सुर्खियों के अंदर रहते हैं, उन बयानों की वजह से एक बार फिर से उन्होंने इस तरह का मुतनाज़े बयान दिया है। मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री है। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज सईद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीएए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है, और ये देश में जहाँ जहाँ उनकी आबादी है वहाँ ये खिलाफत आंदोलन के रूप अलग अलग हैं, लेकिन तो मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने दारुल उलूम देवबंद को लेकर बयान दिया है और देवबंद को दहशतगर्द की गंगोत्री बताया है, जिसके बाद वो अपोजिशन के निशाने पर भी आ गए हैं। कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने गिरिराज सिंह के बयान को मां गंगा की तौहीन बताते हुए कहा है कि गंगोत्री से गंगा निकलती है जो बेहद पाक है, लेकिन गिरिराज सिंह अपनी नफरत की वजह से गंगोत्री और दहशतगर्द को एक साथ जोड़ रहे हैं। मीम अफजल ने कहा है कि दारुल उलूम की तारीख जो नहीं जानते वो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को पीएम कान पकड़कर बाहर करें। तो गिरिराज के इस बयान के बाद कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने कहा है कि गिरिराज को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। गंगा जिसको गंगोत्री कह रहे हैं देवबंद को, आतंकवाद की, उसकी हिस्ट्री उनको पता नहीं है। इसी देवबंद से जो उलमा थे, जो क्लरिक्स थे, उनको माल्टा की जेलों तक में भेजा गया था। गिरिराज सिंह की पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों में से कोई ऐसा नहीं है
जिसने कभी जेल खाने की हवा भी खाई हो अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये लोग तो मुखबिरी किया करते थे। ये मुखबिर आज देश के सबसे बड़े भक्त हो गए हैं और इस तरह की कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 7 स्टेट्स हारे हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नासूर बन चुके हैं ऐसे लोग, और सरकार को और ख़ास तौर पर मोदी जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को कान पकड़ करके बाहर करें। इस्लामिक साजिश देश को तोड़ने के लिए पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को कट्टरपंथी बना रही है। अब अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का हिंदुस्तान के लिए अपना योगदान देना बस एक इतिहास है। अब देवबंदी विचारधारा के लाखों कसाब तैयार किए जाने की तैयारी हो रही है। पहले इस्लामिक दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति को उसके आचरण के लिए इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अब इस्लामिक दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति को देखकर लोगों में डर और भय पैदा होता है, खौफ पैदा होता है। यह देवबंद जैसे मदरसों की देन है। तो वसीम रिजवी को भी आपने सुना, और वो भी एक तरीके से इस पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि गिरिराज सिंह की सपोर्ट में वो नजर आ रहे हैं। दिल्ली इंतखाब जीतने वाले अरविंद केजरीवाल को बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने सलाह दी है कि वो बजरंग बली की कृपा से जीते हैं, इसलिए उन्हें अब दिल्ली के स्कूल मदरसों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाना चाहिए। विजयवर्गीय ने पूछा है कि बजरंग बली की कृपा से दिल्ली के बच्चे क्यों महरूम रहे। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने सलाह दी है और कहा है कि जो स्कूल हैं उन स्कूलों में अब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाएं, क्योंकि वो बजरंग बली की कृपा से ही जीते हैं, इसलिए उन्हें अब दिल्ली के स्कूल और मदरसों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाना चाहिए। विजयवर्गीय ने पूछा है कि बजरंग बली की कृपा से दिल्ली के बच्चे क्यों महरूम रहे। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और इस ट्वीट में आप देख सकते हैं। आपको ये बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने आम आदमी पार्टी की जीत के बाद एक तरीके से तंज किया है और एक बार फिर से निशाना लगाया है अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि दिल्ली इंतखाब जीतने वाले अरविंद केजरीवाल को बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने सलाह दी है कि वो बजरंग बली की कृपा से जीते हैं, इसलिए उन्हें अब दिल्ली के स्कूल मदरसों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाएं। विजयवर्गीय ने पूछा है कि बजरंग बली की कृपा से दिल्ली के बच्चे महरूम क्यों रहे। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय की ये सलाह है और उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली के मदरसों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाएं केजरीवाल, बजरंग बली की कृपा से बच्चे महरूम क्यों रहें। तो अरविंद केजरीवाल को बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने ये सलाह दी है और इस सलाह में कहा है कि वो बजरंग बली की कृपा से जीते हैं, लिहाजा अब स्कूलों में बच्चों में को या फिर मदरसों में हनुमान चालीसा का पाठ वो शुरू करवाएं, क्योंकि वो बजरंग बली की कृपा से ही जीते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद दूसरी मर्तबा गैर मुल्की सफीरों का एक वफ्द आज श्रीनगर पहुंच चुका है। इस वफ्द में फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और अफगानिस्तान समेत 25 गैर ममालिक सफीर शामिल है। तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का जायजा लेने के लिए अलग अलग मुल्कों के सफीर पहुंचे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद दूसरी बार गैर मुल्की सफीरों का एक वफ्द आज श्रीनगर पहुंच चुका है और इस वफ्द में जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और अफगानिस्तान समेत 25 गैर ममालिक सफीर शामिल हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी गैर ममालिक के सफीर यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बोट में बैठकर सफ़र किया था, वहां के हालात का जायज़ा लिया था और अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और एक बार फिर से जो ये वफ्द है वो पहुंचा है जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से लगातार अपोजिशन ये डिमांड कर रहा है मरकज़ी हुकूमत से कि उनको भी वहां पर ध्यान दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद दूसरी मर्तबा गैर मुल्की सफ़ीरों का एक वफ्द आज श्रीनगर पहुंच चुका है। इस वफ्द में फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और अफगानिस्तान समेत 25 गैर ममालिक सफ़ीर शामिल हुए हैं। का फॉरेन एनवॉइस डेलीगेशन
कश्मीर पहुंच चुका है और मेरे पीछे जो ये होटल है, एक प्राइवेट होटल, जहां पर वो अभी पहुंचे हैं और यहां पर वो विभिन्न डेलीगेशन से यहां मुलाकात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये दूसरी दफ़ा है कि जो फॉरेन एनवॉयज़ हैं वो कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और कल वो जम्मू पहुंचेंगे जहां वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेंगे। निस्संदेह ही कहीं ना कहीं जो यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीर को लेकर मुद्दा है उसको ग्राउंड सिचुएशन दिखाने के लिए जो है इन फॉरेन एनवॉयज़ को यहाँ लाया गया है, जिसमें जो 25 सदस्य ये एनवॉयज़ हैं उनमें 10 के करीब जो है यूरोप से आए हुए हैं और एक ही मकसद है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हालात कैसे हैं उसका ग्राउंड जो है सिचुएशन उसको देखेंगे ये लोग और फिर अपनी रिपोर्ट्स देंगे। तो सुना आपने, यहाँ पर वो अपने रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि आखिर कैसा है इस वक्त जम्मू कश्मीर का माहौल। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले भी एक वफ्द जम्मू कश्मीर पहुंचा था और वहां पर उसने जाकर जायजा लिया था और जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यूपी और बिहार की सरहद पर बसा गाजीपुर किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और इस बार उर्दू मीडियम स्कूल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करने वाली हुस्ना रुस्तम खान ने जिले के नाम को रोशन किया है। महाराष्ट्र रियासत की जुडिशल सर्विस कमीशन 2019 इम्तहान नए बच्चों के लिए नई राह हमवार की है। रिपोर्ट देखिए। मैं बच्चे को यही पैगाम देना चाहूँगी कि स्टडीज़ करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि बच्चियाँ ही वो हस्ती है जो एक भाई का, बाप का और शौहर का नाम रोशन कर सके। मुल्क की बहनों को तालीमी पैगाम देने वाली ये गाजीपुर की बेटी हुस्ना रुस्तम खान हैं। मैं बच्चे को यही पैगाम देना चाहूँगी कि स्टडीज़ करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि बच्चियाँ ही वो हस्ती है जो एक भाई का, बाप का और शौहर का नाम रोशन कर सके। महाराष्ट्र जुडिशल सर्विस कमीशन 2019 में कामयाब होकर आबाई जिले पहुंची हुस्ना की जमकर तारीफ हो रही है। गाजीपुर में कमसार के नाम से मशहूर मानिया गांव की रहने वाली हुस्ना अपने वतन से मिल रही मोहब्बतों से काफी खुश हैं। ऐसी ही एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि बोझ के नाम से जानी जाने वाली बेटियों को तालीम के सहारे ये दाग हटाने का वक्त आ गया है। हमारी पहचान एक बोझ की होती है। हम जब पैदा होते हैं तो कहते हैं बोझ है, तो ये जो पहचान है वो कब तक चलेगी? अगर हम पढ़ते हैं, कुछ बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, तो शायद वो बोझ कम हो जाए। हमारे माँ बाप हमें पैदा करते हैं, पालते हैं, पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद में लाखों रुपए शादी पे, तो ये सब फर्ज क्या बाप के ही है, हमारे कुछ नहीं। गरीबी के हालात से परेशान हुस्ना के वालिद रिस्क की तलाश में औरंगाबाद पहुंच गए, जहां उन्होंने वेल्डर का काम शुरू कर अपने बच्चों की तालीम से कोई समझौता नहीं किया। ऐसे हालात को तालीमी रुकावट नहीं मानने वाली हुस्ना ने स्कूली बच्चों के सामने कई मिसालें पेश की। अगर वो सोचती है कि हम लड़कियां हैं नहीं कर सकती हैं, तो आप कल्पना चावला की तरफ देखिए। अगर आप कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास में पैसा नहीं है एजुकेशन के लिए, तो हमारे पास महाराष्ट्र में एक IAS ऑफिसर हुआ है, वो एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बेटी पढ़ाओ मुहिम को मजबूत करती हुस्ना को शान उर्दू अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर माहौलियाती खिदमात के लिए डॉक्टर सानंद सिंह को शान गाजीपुर अवार्ड दिया गया। लेकिन तालिबात के ख्वाबों का मरकज बन चुकी हुस्ना वालिदैन की कुर्बानियों को याद करना नहीं भूली। जी मीडिया के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।